वेलकम क्लास 10। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इस बुक का चैप्टर 1। चैप्टर 1 मेनली रिवीजन ऑफ क्लास 9 सिलेबस है। उसका ही यूनिट 1 देखो, इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। तो ये जो यूनिट है ये मेनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में है। उसका जो कॉन्सेप्ट है उसे डिस्कस किया है। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। पीपल कैन इंटरैक्ट विथ ईच अदर if they know a common language. Similarly, a user can interact with a computer only if he or she know a computer language. This is why we learn computer language. तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज कम्युनिकेशन का एक मीडियम है। मतलब अगर दो पर्सन कम्युनिकेट कर रहा है तो उन दोनों में एक कॉमन लैंग्वेज जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही कंप्यूटर के साथ अगर कम्युनिकेट किया जाए तो कंप्यूटर लैंग्वेज को सीखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखो, कंप्यूटर लैंग्वेज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। As you know that low level language have certain limitations, therefore high level languages have been developed. तो कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज मतलब 0 और 1 का कॉम्बिनेशन या असेंबली लैंग्वेज। हम ऑलरेडी 9 में ये दो लैंग्वेज पढ़ चुके। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? हाई लेवल मतलब सी, C++, जावा, इस टाइप के लैंग्वेज, वो भी हम थोड़ा सा पढ़ चुके। तो हम जानते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज का बहुत सारा डिफ़िकल्टीज़ है या बहुत सारा डिसएडवांटेजेस है। जैसे वो सिर्फ 0 और 1 का कॉम्बिनेशन है, उसे याद रखना बहुत प्रॉब्लम है, उसमें एरर डिबग करना बहुत प्रॉब्लम है, जो हम हाई लेवल लैंग्वेज से ओवरकम करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है कि लो लेवल लैंग्वेज का कुछ लिमिटेशंस है जो हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं है। दे प्रोवाइड अ कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म for the user to understand and design programming logic. High level language further classified into two categories, procedure oriented language and object oriented language. तो high level language एक comfortable platform देता है जिस प्लेटफॉर्म में यूज़र जब प्रोग्राम को यूज़ करेगा तब उसे समझने में और डिज़ाइन करने में ईजी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, the high level language are further classified into two categories, procedure oriented and object oriented. तो high level language का दो कैटेगरी है, एक है procedure oriented high level language, दूसरा है object oriented high level language. नेक्स्ट देखो, procedure oriented language। तो अब procedure oriented language को डिटेल में डिस्कस किया है। A programming language in which emphasis is given on the function or procedures, that is action to be taken, rather than data value, is known as procedure oriented programming language. It is a type of computer programming language that uses variables, functions, statements, conditional operators and conditional operators. It contains a systematic order of statements, procedure or functions and commands on the data value to complete a task. This procedure can be invoked anywhere between the program hierarchy and by other procedure as well. तो procedure oriented language क्या है? Procedure oriented language में function के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है, डेटा के ऊपर नहीं। मतलब function को ज़्यादा importance दिया जाता है, डेटा को नहीं। और क्या है? Procedure oriented language में variable का यूज़ है, function का यूज़ है, स्टेटमेंट का यूज़ है और कंडीशनल ऑपरेटर्स का यूज़ है। ये सारे हम लोग बाद में देखेंगे कि ये क्या है। इट कंटेन्स अ सिमेट्रिक ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट्स, प्रोसीड्यूर और फंक्शंस एंड कमांड्स ऑन द डेटा वैल्यू टू कंप्लीट अ टास्क। मतलब
ये सिस्टमैटिक ऑर्डर में एग्जीक्यूट करता है। मतलब प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज जब एग्जीक्यूट करता है तब टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो इसलिए बोला है कि सिस्टमैटिक मैनर में स्टेटमेंट्स या प्रोसीड्यूर या कमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट, दिस प्रोसीड्यूर कैन बी इन्वोक्ड एनीवेयर बिटवीन द प्रोग्राम हायरार्की एंड बाय अदर प्रोसीड्यूर एज वेल। तो ये जो सारे प्रोसीड्यूर्स है प्रोग्राम के अंदर, ये कहीं पे भी हो सकता है प्रोग्राम के अंदर। मतलब एक प्रोग्राम में तुम कहीं पे भी प्रोसीड्यूर्स यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट वर्क्स बेसिकली ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। क्या प्रिंसिपल है? प्रॉब्लम आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट मॉड्यूल कॉल्ड फंक्शन। तो पूरे प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड किया जाता है। एक एक मॉड्यूल को फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये क्यों किया जाता है? ताकि काम करना इजी हो। मतलब पूरा प्रोग्राम अगर एक ही फंक्शन में रहे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वर्क को अगर डिवाइड किया जाए सबके अंदर तो वो वर्क ज़्यादा अच्छा होता है और ज़्यादा फास्ट भी होता है। वैसे ही पूरे प्रोग्राम को अगर छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड किया जाए तो वो बहुत ईजी होता है और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना भी बहुत इजी होता है। लेकिन एक ही प्रोग्राम में अगर पूरे लॉजिक को लिखा जाए तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए प्रॉब्लम को समझ के छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड किया जाता है प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज के प्रोग्राम में। नेक्स्ट पेज में जाओ। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज का? द फंक्शन शेयर्स ग्लोबल डेटा। मतलब प्रोग्राम के अंदर सब फंक्शंस के पहले डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब डेटा को ऐसे डिक्लेयर किया जाता है प्रोग्राम के अंदर कि उसे डेटा को सब फंक्शन यूज कर सके उस प्रोग्राम का, ठीक है। तो इसलिए बोला है कि ग्लोबली डिक्लेयर किया जाता है, मतलब कॉमनली डिक्लेयर किया जाता है डेटा को। द डेटा मूव्स फ्रीली फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन। डेटा को ग्लोबली डिक्लेयर किया जाता है तो इसलिए डेटा फ्रीली फ्लो कर सकता है पूरे प्रोग्राम में। कोई भी फंक्शन उसे यूज कर सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इट कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन क्या है देखो, डेटा वैल्यू, फ्री फ्लो ऑफ डेटा। यहाँ पे एक डायग्राम दिया है जहाँ पे ऊपर में डेटा वैल्यू को डिक्लेयर किया गया है और नीचे फंक्शंस है। तीन फंक्शन ही ये जो डेटा वैल्यू है इसे फ्रीली यूज कर रहा है। यही है पीओपी का प्रिंसिपल, ठीक है। पीओपी मतलब प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो, उसे ही डिस्कस किया है। द अबव लॉजिकल स्ट्रक्चर इलस्ट्रेट्स दैट द डेटा वैल्यू हैव नो रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर यूज इन डिफरेंट फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम। तो डेटा वैल्यू में कोई रेस्ट्रिक्शंस ही नहीं है, वो फ्रीली फ्लो कर सकता है इस प्रोग्राम में। दे आर इंडिपेंडेंट टू फ्लो फ्रीली फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू अदर। ड्यू टू देयर फ्री फ्लोइंग नेचर दे मे कॉज सम कॉम्प्लिकेशंस इन एडवांस और कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग। तो डेटा फ्रीली फ्लो करता है पीओपी में। इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज यही है कि ये फ्रीली फ्लो कर सकता है, कोई भी इसे यूज कर सकता है। डिसएडवांटेज है अगर हम किसी फंक्शन के लिए डेटा को थोड़ा सा चेंज करें तो बाकी सारे फंक्शन का प्रॉब्लम हो जाता है। मान लो यहाँ पे ऊपर में जो डायग्राम दिया है, यहाँ पे तीन फंक्शन है, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, और डेटा को ग्लोबली डिक्लेयर किया गया है। अब मान लो फंक्शन 1 के लिए डेटा में कुछ चेंज करना पड़ा, उसके लिए क्या हुआ, फंक्शन 2 और फंक्शन 3 को प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि सेम डेटा ही तो वो लोग भी यूज कर रहा है, तो उसके फंक्शन के साथ तो वो वाला डेटा मिसमैच हो गया। तो यही प्रॉब्लम है पीओपी का। डेटा को अगर ग्लोबली डिक्लेयर किया जाए तो कोई भी इसे यूज कर सकता है, ये एडवांटेज है, बहुत अच्छा बात है। लेकिन अगर डेटा में कहीं कोई चेंज लाना पड़ा
तो सारे फंक्शन जो इसे यूज़ करता है सब में प्रॉब्लम हो जाएगा, सब में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है डिसएडवांटेज। इसी डिसएडवांटेज को ओपी ने ओवरकम किया है। ओपी मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, अच्छा देखो, द लिमिटेशंस ऑफ प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज आर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन डेटा वैल्यू, डेटा वैल्यू के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कॉज प्रॉब्लम्स फॉर द प्रोग्रामर वाइल डिबगिंग, अगर कोई एरर ऑकर करे प्रोग्राम के अंदर तो उसे डिबग करना बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि मान लो कि एरर के लिए डेटा वैल्यू को चेंज करना पड़ रहा है, नहीं तो एरर नहीं रिमूव होगा, और अगर डेटा वैल्यू को चेंज कर दिया तो उसी डेटा को जो फंक्शन यूज़ करेगा सब में प्रॉब्लम आ जाएगा, सबको चेंज करना पड़ेगा। तो ये है एक लिमिटेशन। नेक्स्ट, नो रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट एंड हेंस टाइम मैनेजमेंट, टेस्टिंग एंड लेंथ ऑफ द प्रोग्राम इंक्रीजेस। तो और एक डिसएडवांटेज ये है कि पीओपी में कोई रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब एक ही प्रोग्राम का डिफरेंट यूज़ ये पीओपी में नहीं है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। इसके लिए टाइम भी ज़्यादा लगता है, मतलब डिफरेंट काम के लिए बहुत सारा प्रोग्राम बनाना पड़ता है, तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट भी एक प्रॉब्लम है, टेस्टिंग भी एक प्रॉब्लम है, और लेंथ ऑफ द प्रोग्राम इंक्रीज करते हैं क्योंकि कोई रीयूजेबिलिटी फीचर नहीं है, सबके लिए अलग अलग कमांड लिखना पड़ता है, तो इसलिए प्रोग्राम थोड़ा एक्सटेंडेड हो जाता है। तो ये थे कुछ लिमिटेशंस ऑफ पीओपी। अब some high-level languages such as Basic, COBOL, Fortran, SL1, PL1, C, etc. are the procedure-oriented language. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज का। अब साइड में देखो एक बॉक्स है, C is the powerful computer language that is still used in engineering and scientific applications. तो C एक ऐसा लैंग्वेज है, ये प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो अभी भी इंजीनियरिंग में या साइंटिफिक एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं, लेकिन ये प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। नेक्स्ट देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। टू ओवरकम द शॉर्टकमिंग ऑफ प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैव बीन डेवलप्ड। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पीओपी के जो लिमिटेशंस है वो ओवरकम करने के लिए बनाया गया है। In object-oriented programming, the stress is put on the data values rather than function. यहाँ पे डेटा को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, फंक्शन को नहीं। The data value are confined and used within stipulated programming area. मतलब डेटा वैल्यू को ग्लोबली डिक्लेयर नहीं किया जाता है। एक एक फंक्शन का अलग अलग डेटा होता है और उसी एरिया में वो डेटा काम करेगा, तो इसलिए बोला है कि स्टिपुलेटेड एरिया में काम करता है। वी कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन गिवन बिलो। देखो यहाँ पे एक डायग्राम है, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2। ऑब्जेक्ट 1 में फंक्शन और डेटा है, ऑब्जेक्ट 2 में भी फंक्शन और डेटा है। ऑब्जेक्ट 2 का जो फंक्शन है वो ऑब्जेक्ट 1 के डेटा को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, उसे ऑब्जेक्ट 1 के फंक्शन के थ्रू यूज करना पड़ेगा। मतलब एक ऑब्जेक्ट के फंक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट के डेटा को अगर एक्सेस करना चाहे तो दूसरे ऑब्जेक्ट का फंक्शन का थ्रू एक्सेस कर सकता है, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए इस टाइप के प्रोग्राम के नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब डेटा और फंक्शन को लेके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट का फंक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट के डेटा को यूज नहीं कर सकता, मतलब डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, थ्रू फंक्शन यूज कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में जाओ। The above diagram illustrate that the object-oriented programming allow user to split the complete program
into a number of segments called object। तो यहाँ पे पूरे प्रोग्राम को छोटे छोटे ऑब्जेक्ट में डिवाइड किया जाता है। It is done in such a way that the data value of an object can only be used within the functions of the same object। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स है, इस ऑब्जेक्ट में एक फंक्शन है और एक उसका रिलेटेड डेटा है। तो फंक्शन और डेटा को लेके एक रैपिंग किया जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, और वो फंक्शन उसी डेटा को लेके काम कर सकता है या वो डेटा उसी फंक्शन को लेके काम कर सकता है। जैसे प्रीवियस पेज में जो डायग्राम था वहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 नाम का दो ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट 1 का जो फंक्शन है वो ऑब्जेक्ट 1 के डेटा को ही यूज़ करेगा और ऑब्जेक्ट 1 का जो डेटा है वो ऑब्जेक्ट 1 के फंक्शन के थ्रू ही यूज़ होगा। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि ओपी में डेटा और फंक्शन को लेके रैपिंग किया जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। ठीक है, However, the object can communicate with each other through functions। वो हम अभी बोले प्रीवियस पेज में कि अगर ऑब्जेक्ट 1 का फंक्शन ऑब्जेक्ट 2 के डेटा को यूज़ करना चाहे तो ऑब्जेक्ट 2 के फंक्शन के थ्रू यूज़ करना पड़ेगा, डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोला है कि थ्रू फंक्शन यूज़ कर सकता है। ठीक है, अब डेफिनेशन देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज एन अप्रोच इन विच स्ट्रेस इज लेड ऑन डेटा रादर देन फंक्शन। वो हम डिस्कस किए कि डेटा के ऊपर जोर दिया जाता है, फंक्शन के ऊपर नहीं। द डेटा वैल्यू रिमेन्स एसोसिएटेड विद द फंक्शंस ऑफ द पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम सो एज टू एनकरेज डेटा सिक्योरिटी। तो डेटा और फंक्शन को लेके एक ब्लॉक बनाया जाता है, उसी ब्लॉक के अंदर वो डेटा काम करेगा और वो फंक्शन भी काम करेगा। ठीक है, ये किसे एनहांस करते हैं? डेटा सिक्योरिटी को एनहांस करता है। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ ओपी देखो। डेटा वैल्यू और सिक्योर। डेटा वैल्यू सिक्योर्ड हो गया, मतलब उसे कोई भी यूज़ नहीं कर सकता, जिस फंक्शन के साथ वो है वही फंक्शन यूज़ कर सकता है। मिस हैंडलिंग ऑफ डेटा इज प्रोटेक्टेड, मिस हैंडलिंग नहीं हो सकता। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन बिकम ईजियर, एरर डिटेक्ट करना और उसे ठीक करना भी बहुत ईजी हो गया। ईजियर इन कोडिंग कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम, तो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाना भी ईजियर हो गया ओपी कॉन्सेप्ट में। ठीक है, जावा, C++, Smalltalk, Eiffel, Python are some of the object-oriented programming language। तो ये कुछ examples। Next, principle of object-oriented programming language। देखो mainly 4 principle है: data abstraction, encapsulation, inheritance and polymorphism। data abstraction का मतलब क्या है? मतलब तुम अपने काम से काम रखो, मतलब जिस ऑब्जेक्ट का जो काम है सिर्फ उस काम के लिए जितना डेटा ज़रूरी है उस ऑब्जेक्ट को वही प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है ये उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब हिडन है। ठीक है, इसलिए हम बोले कि तुम अपने काम से काम रखो, मतलब तुम्हें जो करने के लिए बोला है तुम वही करो, दूसरे क्या कर रहा है तुम्हें सोचना नहीं है। ठीक है, तो हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग फंक्शन है और एक ऑब्जेक्ट का फंक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए हिडन है या एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो ये है डेटा एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वन इज एनकैप्सुलेशन। ये जो डेटा और फंक्शन को लेके एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, मतलब एक रैपिंग किया जाता है, इसे बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। जैसे कैप्सूल के अंदर मेडिसिन्स होते हैं वैसे ही एनकैप्सुलेशन का मतलब है डेटा और ऑब्जेक्ट को लेके एक ग्रुप करना। ठीक है,
नेक्स्ट, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? जैसे पेरेंट्स से चाइल्ड में कुछ फीचर्स या कुछ कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिट हो जाते हैं, वैसे ही मदर प्रोग्राम से कुछ फीचर चाइल्ड प्रोग्राम में अपने आप आ जाता है। मतलब मदर प्रोग्राम का कुछ फीचर चाइल्ड प्रोग्राम यूज़ कर सकता है, उसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है। और लास्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? रीयूजेबिलिटी। मतलब एक प्रोग्राम को बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है ओओपी में। इससे प्रोग्राम रीयूज भी होता है या कोई भी कॉन्सेप्ट रीयूज भी होता है और टाइम भी कम लगता है और प्रोग्राम का लेंथ भी छोटा हो जाता है, जो पीओपी का डिसएडवांटेज था। ठीक है। तो ये 4 फीचर है। अब इसे ही डिस्कस करेंगे। देखो, once the program has been created by using different objects, the following principles will implicitly be embedded into it. तो कुछ प्रिंसिपल्स है ओपी का। फर्स्ट प्रिंसिपल देखो, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। In real life situation, you might have noticed that you do not know the detail of the technologies to operate a system or a device. तुम्हें डिटेल टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है किसी डिवाइस का। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू ड्राइव अ कार, you use steering wheel, accelerator, clutch and brake. You are not bothered about how they are designed to do their functions. मतलब जब तुम कार को ड्राइव करते हो तब तुम सिर्फ ये जानते हो कि स्टीयरिंग का यूज़ क्या है, एक्सीलरेटर का यूज़ क्या है, क्लच का यूज़ क्या है और ब्रेक का यूज़ क्या है। लेकिन तुम ये नहीं जानते कि वो सारी चीज़ कैसे काम करता है। मतलब उसके अंदर का जो मैकेनिज्म है वो तो मैकेनिक को पता है, जो कार को ठीक करेगा। तुम्हें कैसे पता होगा? ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। देखो, सिमिलरली इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओनली द एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा इज नोन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। तो ऐसे ही आउटसाइड वर्ल्ड को सिर्फ एसेंशियल फीचर ही नोन होते हैं। उसका जो मैकेनिज्म है या बोल सकते हो उसका जो बैकग्राउंड है वो पता नहीं होता। Hiding the background detail or the implementation of code in order to reduce complexity is known as data abstraction. तो ये जो बैकग्राउंड डिटेल हाइड कर देने का कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए, इसे बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अब इसका डेफिनेशन देखो। Thus, data abstraction is defined as an act of representing the essential feature without knowing the background detail. तो ये सिर्फ essential feature को represent करता है background detail को छुपा कर। ठीक है। अब देखो encapsulation. In an object-oriented programming, the data and functions are grouped or merged together in such a way that the data item are only accessible within the function of the same object. तो हम पहले ही बोले कि डेटा और फंक्शन को लेके एक रैपिंग किया जाता है। उसी रैपिंग के अंदर उस डेटा का चलेगा और उस फंक्शन का भी चलेगा। ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट बनाने का कॉन्सेप्ट है इसे ही एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट पेज में जाओ। एक इमेज दिया है। जैसे देखो, लेफ्ट में डेटा और फंक्शन को लेके एक रैपिंग किया गया है, मतलब ऑब्जेक्ट समझाया गया है यहाँ पे। वैसे फिजिकली रैपिंग नहीं किया जाता, ये सारे वर्चुअल बात है। ठीक है। यहाँ पे देखो मेन फंक्शन है, तो मेन फंक्शन इस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। कैसे करना पड़ेगा? मेन फंक्शन को ऑब्जेक्ट के जो फंक्शन है उसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा।
मतलब उसके थ्रू डेटा को एक्सेस करना पड़ेगा। वही यहाँ पे ब्लू एरो देके दिखाया है, ठीक है। तो ये है एनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट। द फंक्शन प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन डेटा आइटम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द कॉलिंग प्रोग्राम। तो ऑब्जेक्ट के जो फंक्शन है वो क्या करता है, कॉलिंग प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट का जो डेटा है उसके बीच एक मिडलमैन की तरह काम करता है। मतलब जो कॉलिंग फंक्शन है वो ऑब्जेक्ट के फंक्शन को रिक्वेस्ट करता है कि हम तुम्हारे डेटा को यूज़ करना चाहते हैं। अगर फंक्शन परमिशन दे तो वो डेटा को यूज़ कर सकता है, लेकिन अगर फंक्शन परमिशन नहीं देगा तो वो डेटा को यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट, thus we can say that the function used in a class can only access the data item. The insulation of data that doesn't allow it to be accessed directly outside the class premises, although it is available in the same program, is known as data hiding. तो ऑब्जेक्ट के अंदर उस डेटा का चलता है या वो डेटा एक्टिवेटेड है, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाहर अगर ऑब्जेक्ट का फंक्शन चाहे तो दूसरा फंक्शन उस डेटा को यूज़ कर सकता है, नहीं तो नहीं। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डेटा हाइडिंग, ठीक है। मतलब एक ऑब्जेक्ट के फंक्शन उसका जो खुद का डेटा है उसे दूसरे ऑब्जेक्ट से हाइड कर रहा है, ठीक है। वो सिर्फ खुद ही उसे यूज़ करेगा। अगर दूसरा ऑब्जेक्ट चाहे तो रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, अगर उसका मन हो मतलब अगर वो परमिशन दे तो यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसे बोलते हैं डेटा हाइडिंग। डेफिनेशन देखो, रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन of an object as the single unit that can be used together in a specific operation is known as encapsulation. तो ये जो रैपिंग है फंक्शन और डेटा को लेके इसे बोलते हैं एनकैप्सुलेशन, ठीक है। ये जब यूज़ होगा किसी प्रोग्राम में तो वन यूनिट के तरह ही यूज़ होगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन डेटा हाइडिंग एंड एनकैप्सुलेशन, तो दोनों टर्म लगभग सेम ही है, फिर भी कुछ डिफरेंस है। देखो, डेटा हाइडिंग एंड एनकैप्सुलेशन बोथ आर important concept of object oriented programming. The difference between data hiding and encapsulation are mentioned as under. Data hiding focuses more on data security, whereas encapsulation focuses more on hiding the complexity of the system. तो encapsulation complexity ना हो ये देखता है और डेटा हाइडिंग डेटा को सिक्योर करता है। नेक्स्ट पॉइंट, डेटा हाइडिंग फोकसेस ऑन रेस्ट्रिक्टिंग द यूज ऑफ डेटा, वेयरएज एनकैप्सुलेशन डील्स विद रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन। तो एनकैप्सुलेशन रैपिंग करता है और डेटा हाइडिंग क्या करता है, यूज ऑफ डेटा को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है। तो ये तो डिफरेंस है। नेक्स्ट, इनहेरिटेंस। व्हाइल प्रोग्रामिंग we may need to create multiple classes to meet our requirement. Under such circumstance, it may happen that some of the feature of one class are shared by another class. कभी ये हो सकता है कि एक क्लास के फीचर दूसरे क्लास को यूज़ करना पड़ रहा है, तो उसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। जैसे मदर क्लास और चाइल्ड क्लास के बीच होता है, मदर क्लास से ही चाइल्ड क्लास डिराइव्ड होते हैं, तो मदर क्लास का जो कॉमन फीचर है वो चाइल्ड क्लास ऐसे ही यूज़ कर सकता है, मतलब कोई परमिशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। द मैकेनिज्म इन विच वन क्लास एक्वायर्स द फीचर ऑफ अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। द क्लास दैट इज इनहेरिटेड इज नोन एज सुपर क्लास और बेस क्लास, एंड वन दैट इनहेरिट फ्रॉम द बेस इज कॉल्ड एज सब क्लास, डिराइव्ड क्लास और टारगेट। तो अलग अलग नाम है। जो मदर क्लास है उसे
सुपर क्लास या बेस क्लास बोल सकते हैं। जो चाइल्ड क्लास है उसे सब क्लास, डिराइव्ड क्लास या टारगेट बोल सकते हैं। अब देखो, इन द गिवन एग्जाम्पल mensuration is the base class whose feature, that is property, are shared by the derived class. Two-dimensional and three-dimensional are to calculate parameters of different shapes. तो ये जो 2-3 लाइन दिया है, इसका जो इमेज है वो नेक्स्ट पेज में है। पहले वो देखो, फिर ये समझ में आएगा। अच्छा, हम जाते हैं नेक्स्ट पेज में। उससे आगे देखो, यहाँ पे एक बॉक्स है, वो थोड़ा हम डिस्कस कर देते हैं। क्लास इज द ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप दैट डिस्क्राइब्स द डेटा मेंबर एंड डेटा फंक्शन and member function to be used in various operations. The object of a class possesses the data and function described within the class. तो क्लास का डेफिनेशन दिया है। ये क्लास क्या है? क्लास ब्लूप्रिंट है। किसका? डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस का। मान लो कुछ गवर्नमेंट क्वार्टर्स बन रहे हैं। सारे क्वार्टर का जो प्लानिंग है, मतलब जो प्लान है वो सेम है, ठीक है। तो उसी प्लान के हिसाब से सारा क्वार्टर रेडी होगा। तो ये जो प्लान है ये है क्लास, जो कॉमन बात है सब क्वार्टर में। और क्वार्टर्स क्या है? ये ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। अलग अलग ऑब्जेक्ट, मतलब प्लान एक ही है लेकिन ऑब्जेक्ट्स अलग है। तो ऐसे ही क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में जाओ। देखो, यहाँ पे एक डायग्राम दिया है। मेंसुरेशन, ये बेस क्लास है। उसका दो फीचर है, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल का भी कुछ फीचर है जैसे सर्कल, रेक्टेंगल, और 3 डायमेंशनल का भी कुछ फीचर है जैसे सिलेंडर और क्यूबॉइड। तो ये है बेस क्लास और चाइल्ड क्लास का कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा प्रीवियस पेज में आओ। देखो, नीचे का जो 3 लाइन बाकी था वो डिस्कस कर देते हैं। इन द गिवन इलस्ट्रेशन, मेंसुरेशन इज द बेस क्लास whose features are shared by the derived class 2 dimensional and 3 dimensional to calculate parameters of different shapes. तो ये जो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल है ये चाइल्ड क्लास है, ठीक है। उसके अंदर अब डिफरेंट पैरामीटर्स है। फिर से नेक्स्ट पेज में चले जाओ। With the help of inheritance, the component in the base class can be reused to perform some other task in derived class. तो बेस क्लास के कुछ components चाइल्ड क्लास में भी यूज हो सकता है। This phenomenon is termed as reusability. The reusability feature possesses the following advantages in programming. तो ये जो reusability कॉन्सेप्ट है ये प्रोग्रामिंग में बहुत एडवांटेजियस है। नेक्स्ट देखो, द रीयूजेबिलिटी फीचर पोजेसेस द फॉलोइंग एडवांटेजेस इन प्रोग्रामिंग। तो ये जो रीयूजेबिलिटी फीचर है इसका कुछ एडवांटेज है। देखो, अलाउ लेस टाइम इन राइटिंग अ प्रोग्राम। रीयूज हो रहा है कुछ कंपोनेंट, तो इसलिए टाइम कम लग रहा है। टेक लेस मेमोरी स्पेस फॉर स्टोर, मेमोरी स्पेस भी कम लग रहा है। एनेबल फास्टर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बहुत फास्टर होते हैं। अब इनहेरिटेंस का डेफिनेशन देखो। इनहेरिटेंस इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच वन क्लास एक्वायर्स सम फीचर फ्रॉम अनदर क्लास। तो एक क्लास से अगर दूसरे क्लास में फीचर का फ्लो हो तो उसे इनहेरिटेंस बोलते हैं। इट प्रमोट्स रीयूजेबिलिटी, तो ये रीयूजेबिलिटी का फीचर यूज करता है। अब देखो लास्ट फीचर ओपी का, पॉलीमॉर्फिज्म। कंसिडर अ टर्म सेल। द टर्म सेल इन फिजिक्स रेफर टू अ डिवाइस दैट सप्लाइज करंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। इन बायोलॉजी it means a fundamental and functional part of the human body or plant. The same term is also referred to as small root, such as administrative cell, examination cell, etc. तो देखो, एक ही वर्ड सेल 3 जगह में 3 मीनिंग में यूज हो रहा है।
फिजिक्स में ये एक बैटरी है, बायोलॉजी में ये हम लोगों के जो बॉडी का सेल है वो है, और आउटसाइड वर्ल्ड में एडमिनिस्ट्रेटिव सेल, एग्जामिनेशन सेल ऐसा भी होता है। ठीक है, तो एक ही वर्ड सेल कितना जगह यूज हो रहा है। ऐसे ही referring the above example, we can understand that the same name can be given to the elements which are used to perform different tasks. तो ऐसे different task perform हो रहा है लेकिन उसका नाम सेम है, ये हो सकता है। Similarly, the object-oriented programming, a single function can be used for different operations. तो ऐसे ही object-oriented programming language में एक ही फंक्शन बहुत बार डिफरेंट वर्क करने के लिए यूज होता है। द टेक्निक टू यूज सेम फंक्शन फॉर वेरियस ऑपरेशंस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसे ही पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। हेंस पॉलीमॉर्फिज्म इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ फंक्शन फॉर कैरिंग मल्टीपल ऑपरेशंस। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? फंक्शंस को अगर मल्टीपल ऑपरेशंस के लिए यूज किया जाए तो उसे पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एन ऑब्जेक्ट में इंक्लूड अ फंक्शन फॉर मल्टीपल ऑपरेशन। तो एक फंक्शन को मल्टीपल ऑपरेशन के लिए यूज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ही यूनिट 1 खत्म हो गया। मुझे लगता है कि समझ में आया होगा तुम लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 देंगे। बाय।